गुड आफ्टरनून बच्चों। आदित्य किस चैप्टर की बात कर रहे हो? आपने बोला था ना सर नीट के बाद कि मैं एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स कंपाइल कर रहा हूँ, मैं आपको हम्म भेजूंगा लास्ट में वो सारे। हम्म। हाँ नहीं, वो तो टाइम लगेगा। मतलब आपको रिवीजन में कभी दूंगा मैं in between। भाई मैंने तुम्हें कहा था कि मतलब नेक्स्ट वीक तुम्हारा थोड़ा फ्री होगा। तुमने उसमें अपनी बायो की क्लासेस रखवा ली। चैन नहीं तुम्हें भी है? वो फिर उस टाइम हो नहीं पाएगा ना सर, 11th का एक यूनिट है पूरा जो उस टाइम भी बात हुई थी, पूरा वीक है तो वो तो करना ही पड़ेगा। हमने बात की थी कि रिवीजन के टाइम करवा देना, बट सर ने बोला फिर उतने अच्छे से नहीं करवा पाऊंगा ना, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं तो 12-12 चैप्टर आएंगे। हम्म। देख लेना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना, मतलब वो तो टाइम तुम्हें आगे भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आई वुड से कि जैसे अभी अपने को ये फीलिंग है ना कि हाँ 11th थोड़ी वीक है, जो भी एक आधा चैप्टर है या जो भी है। मतलब ऐसा ना हो कि बाद में आपको 12th के लिए भी किसी के लिए ये लगे ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि 12th वाला पूरे का पूरा बिल्कुल क्लियर हो। ईशांक रिवीजन के टाइम पे सोचेंगे ना, वो अभी क्यों चिंता कर रहे हो कि रिवीजन कैसे करनी है? मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, कैसे करनी है रिवीजन, ठीक है? मतलब बच्चों बहुत ज्यादा क्लासेस मत रखवाना। आपको आगे मिल जाएगा टाइम फॉर श्योर, क्योंकि आपको पता ही है सब लेट है आपका। अच्छा बच्चों, एक तो ये करेक्शन करो यहाँ पे, ये ना इसमें यहाँ एन नहीं आएगा। ठीक है? इंटेंसिटी तो पी अपॉन 4 पाई r² ही करना। मतलब यहाँ गलत लिखा हुआ है, नोट्स वगैरह में अपना सब सही है, कोई चक्कर नहीं है। इसमें क्या करना था बच्चों में, सी पार्ट ना? हाँ जी। अच्छा, वो एक आधा क्वेश्चन बच्चों उसका होगा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का। वो छोड़ देना, जैसे 10th क्वेश्चन है। ठीक है? वो कट गया आपके सिलेबस से। 8th में तो बस आपको ये दे ही दिया क्या करना है, कि आपको लिख दिया कि ऑन द अजम्पशन दैट इट इज इक्वल टू वेवलेंथ, मतलब रिजॉल्विंग लिमिट आपको नहीं पता होना चाहिए कि क्या है।
बस आप तो सीधा वेवलेंथ वाले कंसेप्ट से निकाल लोगे। रिजॉल्विंग लिमिट मतलब वेवलेंथ ही होती है। नहीं नहीं, वो कुछ और होता है। बच्चों इनमें कैलकुलेशन होएगी। बस पता है क्या है, आप सिर्फ मतलब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, मतलब आपको सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पहले ही थोड़ा सा राउंड ऑफ करके वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक उसके हिसाब से निकाल लो, एंड थोड़ा सा ऑप्शन से आइडिया लगाओ। क्या? जैसे अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लगा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, मुझे बताओ, मैं कोई एक क्वेश्चन देखता हूँ करके, बताता हूँ आपको। जैसे एट्थ है ना, 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो लैम्डा इज, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? √2m E। तो यहाँ पे बच्चों मैं देख सकता हूँ कि जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो बहुत दूर दूर हैं। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 9। क्या होता है पावर में इलेक्ट्रॉन के मास के? 31 इंटू ई। ई क्या था? 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन का पास 9 × 10⁻31 -31। माइनस तो 31। क्या? तो अब बच्चों मुझे 10 की पावर्स के बारे में तो खास सोचने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो बस ये सोचना है कि मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, है ना, उसके बारे में सोचते हैं। तो तो ये नी तो आप देखो, एक 6.6 आ रहा है ऊपर, और नीचे अगर हम देखें, एक ये √9 है, उसका 3 बाहर निकाल देते हैं। ये 4 का 2 बाहर निकाल देते हैं। 10 की पावर्स भी हमें लिखनी पड़ेंगी प्रॉपर, खैर। ये इसको मैं 0 को 16 के साथ ले जाता हूँ, तो ये 4 बन गया। तो एक तो नीचे √2 बचा। अब नीचे पावर्स क्या बच रही है? -31 और 3 -28 और -19। तो
एक और जीरो यहाँ रख लेते हैं, √20 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 31। क्या किया था हमने, -28 और -48 बन जाएगा ना। तो इंटू 10⁻48 का 24 बन गया। तो -34 के साथ ये -10 बन गया। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये बच्चों 1.1 बन गया। तो 1.1/4 into √20 इज अराउंड 4.5। तो ये बन रहा है 11/180। तो ये कितना बन गया, ये बच्चों अप्रोक्सीमेटली ये ए ऑप्शन लग रही है मुझे, ए आएगा बच्चों, हाँ। तो बच्चों थोड़ा सा आइडिया लगा कैसे किया मैंने, है ना। एग्जैक्ट आपको जरूरत क्या है। 7th क्वेश्चन में बच्चों आपको देखो, यहाँ पे आपको मतलब अ, वो ग्राम्स और अर्ग्स में दिया हुआ है, बट उसको एसआई में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे। ठीक है, मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ सीजीएस में ले लो, बट इट वोंट हेल्प, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फिर भी निकालना ही पड़ेगा ना हमें, मतलब वोल्ट तो एसआई में ही आएगा। हाँ, 7th में आप वो कर सकते हो ना सीधा, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। जो वो हम 12400 वाला करते हैं जो, मतलब नॉट दैट कि कंप्लीटली आ जाएगा, बट फर्स्ट स्टेप तो आ जाएगा, है ना। उससे पहले एनर्जी आ गई आपकी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई। वो तो लगा ही नहीं सकते थे, 12400/λ, वो नहीं लगा सकते, वो तो hc/λ के लिए होता है ना। यहाँ तो वो लग ही नहीं सकता। यहाँ तो आपको मतलब नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा, मतलब जो ये वाला एक्सप्रेशन है अपना, λ = h/√2m।
पॉजिट्रॉन का मतलब होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का उल्टा, मतलब सेम मास बस चार्ज पॉजिटिव हो गया। एक्सरसाइज 1 बच्चों। ट्वेंटी 21 तो वो डी ब्रॉगली वाले हैं शायद। अच्छा नहीं, 18 19 बच्चों छोड़ेंगे हम, है ना। 20th बच्चों, इट इज यूजफुल टू रिमेम्बर कि वो वेव नेचर पे बेस्ड होता है। 20 बार नहीं करना। 14th 15th बच्चों आंसर्स ठीक है। तो इसमें भी वही गलती की होगी। 15th में मतलब कहीं वो तो नहीं किया कि एनर्जी एच सी बाय लैम्डा से तो नहीं निकाल दी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन में तो दूसरा लगेगा ना फॉर्मूला, H/√2 me। 14th बच्चों एग्जैक्ट आ रहा है। ये थोड़ा डिफरेंट आता है। मेरे को नहीं पता सही है नहीं, लेकिन मेरा 3 7 कुछ ऐसे आ रहा था और 000 आ रहा था लास्ट में। नहीं इतना तो नहीं। 496 आ रहा है क्या बच्चों। 46 ही आ रहा है। ठीक है, दोबारा करना। व्हाट अबाउट 15th, इसका आंसर आ रहा है। आ रहा है बच्चों। 12th क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा बच्चों, 12th में डिके हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो दोनों बॉडीज का मोमेंटम सेम होगा। तो सेम मोमेंटम से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लोगे, क्या होगी। के 15 पेज। हाँ जी। वही एफ वाली कंफ्यूजन है क्या। नहीं वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। अच्छा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
तो बच्चों एक बार वो क्लियर करते हैं जो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे एफ वाली। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एफ का कोई चक्कर ही नहीं है। समझो क्यों। जब हम भाई लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी है, ठीक है, तो हम तो सीधा ही गैसेस के केस में v की जगह वी आर एम एस पुट कर देते हैं, ठीक है। और वी आर एम एस क्या होता है, √3 के टी बाई एम। तो वो सीधा सीधा एच अपॉन √3 m के टी आ जाएगा। यहां एफ का बच्चों कोई चक्कर नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? देखो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना कि एफ में आएगा, तो वो नहीं आएगा एफ में। उसमें क्या गड़बड़ कर रहे थे हम पहले एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख रहे थे, और फिर हमने एनर्जी को F/2 के टी पुट कर दिया। हाँ, उसमें ये गलती है ना, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में तो फिर जो एनर्जी होती है वो सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर से नहीं आती, मतलब बाकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से भी आती है। तो वो तो हमने कंसिडर नहीं किया, बाद में उसको कंसिडर कर लिया कि भाई उसको F/2 के टी लिख दो। तो इसलिए वो गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, तो प्लीज करेक्ट दिस। लैम्डा का मतलब सीधा ही फॉर्मूला होगा H/√3 m के टी। उसमें कोई एफ का चक्कर ही नहीं है। बच्चों ये बात समझ आई? हाँ बच्चों बताओ, कुछ बोलो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एटॉमिक फिजिक्स। तो हाँ, वो एफ वाला फॉर्मूला काट दो बच्चों, यहाँ पे वो लगाना ही नहीं है एफ वाला फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एटॉमिक फिजिक्स। बच्चों अभी मेरे माइंड में आया, एफ की जरूरत ना एक केस में पड़ सकती है, अगर हम इन पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन बनाए। एक बार बच्चों ये ट्राई करो, देखता हूं मैं आपको ये समझ आया कि नहीं। मान लो आपको ये दिया हुआ है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, और आपको उनकी एनर्जी दी हुई है
कि आपको कहा है कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी है कुछ, लेट्स से कुछ 2 यूनिट्स। लैम्डा कैसे निकालोगे? ये एनर्जी है। एक बार ट्राई करो। तो बस एक्सप्रेशन लिख लो, सॉल्व नहीं करना। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आपको पहले लिखोगे कि जो एनर्जी है दैट इज F/2 kT। इसमें कोई गलती नहीं है, एनर्जी तो F/2 kT ही होती है। तो यहां से आपके पास एक तरह से T की वैल्यू आ गई। 4F/K। और इसको आप अब वहां पुट कर दोगे। यहाँ से आप VRMS निकाल लोगे। √3 RT/M से। हाँ ये, सॉरी बच्चों, F डिनोमिनेटर में आएगा। तो बच्चों ये क्या बन गया देखो। 3R/M × 4 × K क्या होता है? R/Na × F, है ना? तो ये R कट जाएगा। अब ये टर्म बन गई बच्चों आपकी M/Na। मतलब ये क्या बन गया? मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है, तो ये बन गया √12/FM। तो लैम्डा बन गया H/mv। तो ये आंसर बनेगा आपका। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप एनर्जी को 3/2 kT लिख दो। एनर्जी को F/2 kT ही लिखना है। हम यहाँ पे वो क्यों नहीं लगा पाए बच्चों सीधा H/√2me? वो तो सिंपल ट्रांसलेशनल के लिए थी। मतलब वो √2me वाला फॉर्मूला कैसे आया था, जब आप सिंपली एनर्जी को ½ mv² पुट कर देते हो विदाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाली एनर्जी, नॉर्मल एक पार्टिकल जा रहा है उसकी एनर्जी। ठीक है, गैशियस सैंपल की एनर्जी हम सीधा ½ mv² नहीं कह सकते ना। गैशियस सैंपल में तो जो एनर्जी है वो सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कारण आएगी। मुझे बात समझ आई? ओके। तो मतलब वैसे तो ये मतलब बहुत लंबा है आने को। तो बच्चों हम बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर एज केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पे बच्चों हमें कोई और एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स नहीं चाहिए। हमने सिर्फ उसका एक पर्टिकुलर केस करना है कि जैसे जब हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ हमने प्रोजेक्ट किया, तो लेट से वो पहले इन्फिनिटी पे था, उसकी वेलोसिटी v0 हो गई, राइट? उसका चार्ज 2e हो गया, मास m हो गया। तो हमें निकालना है उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि वो न्यूक्लियस के कितना पास जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ mv0², और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, kq1q2/r। राइट? तो इससे हम d निकाल सकते हैं। बच्चों इसमें कोई भी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। ये समझ आ गया बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? हमने क्या किया इसमें, बस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कर दी। हाँ यस, अल्फा पार्टिकल क्यों रुक रहा है, रिपल्शन के कारण। ये हम क्या शो कर रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। m is mass of alpha particle, yes।
अंडरस्टूड बच्चों? ओके, तो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं बोहर थ्योरी की, बोहर्स मॉडल। तो अब बोहर्स मॉडल के बच्चों क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? सबसे पहली बात तो माइंड में ये रखें कि बोहर्स मॉडल वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है ना, ये सबको पता है। तो हम इसमें ऐसे केसेस ही करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड सो ऑन, ठीक है, जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल ही एक इलेक्ट्रॉन वाले केसेस के लिए। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स नोन एज ऑर्बिट्स, राइट। और इन ऑर्बिट्स की फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। बच्चों मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही क्या? ठीक है, आ रहे में ना आपके साइड ना हो कोई इशू नेटवर्क का, देखो। तो बच्चों जब हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, उससे कंडीशन आ जाती है कि mvr एंगुलर मोमेंटम होता है, और हम वो कहते हैं कि h/2 पाई के मल्टीपल्स में आएगा। ठीक है, इसका बच्चों एक और भी मेथड होता है ये निकालने का। यहां पे हम डी ब्रॉगली वेव का यूज करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई मान लो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जा रहा है, तो हमने उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बना दी, मतलब डी ब्रॉगली वेव बना दी इलेक्ट्रॉन की। तो व्हाट वी से इज कि एक ऑर्बिट के अंदर जो उसकी वेव्स बनेंगी, वो कुछ कंप्लीट वेव्स बननी चाहिए। मतलब ऐसा होगा कि 2 वेव्स बन जाए या 4 वेव्स बन जाए, डेड वेव नहीं बन सकती। ठीक है, डेड वेव क्यों नहीं बन सकती? बाय सिमेट्री। मतलब ऐसा क्यों होगा कि एक सर्कल में किसी एक तरफ पूरा हो और एक तरफ आधा हो? हर तरफ से सेम ही होना चाहिए सर्कल। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? अगर जो सरकमफ्रेंस है वो एन लैम्डा के, मतलब वो लैम्डा के मल्टीपल्स में होगी, इजंट इट? तो क्या कंडीशन बन गई? 2 πr = n लैम्डा। लैम्डा को पुट किया हमने एज h/mv, तो यहां से वही कंडीशन बन गई, mvr = nh/2 पाई। तो बच्चों ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आया mvr = nh/2 पाई, क्योंकि जो आपका ऊपर वाला मेथड है वो तो सिर्फ एक ही केस में लगेगा। हम जो दूसरे वाला मेथड है उसके बेसिस पे वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हमने क्या कहना है कि जो डी ब्रॉगली वेव है वो ऑर्बिट जो है उसके अंदर कुछ कंप्लीट वेव्स बननी चाहिए। यहां तक बच्चों पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं।
मैं लिखवा देता हूँ पॉइंट। हाँ बच्चों, लिख लिया? ओके। तो अब बच्चों मान लो मैं सिचुएशन बनाऊं कि अगर मैं आपको कहूं कि इमेजिनरी सिचुएशन जहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर नहीं स्क्वायर ऑर्बिट में है। मान लो बच्चों ऐसा कुछ आपको कहा है कि एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि जहां पे एक इलेक्ट्रॉन स्क्वायर ऑर्बिट में मूव करता है, तो यहां पे क्या कंडीशन आएगी हमारे पास? और ऐसे बच्चों उससे अगला केस है कि मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे कोई दो फिक्स्ड वॉल्स के बीच में मूव कर रहा है विद स्पीड v, यहां पे क्या कंडीशन आएगी? सोचो बच्चों ध्यान से।
आदित्य तुम्हारी गलत है दूसरे वाली। ऊपर वाले में तो बच्चों क्या बन जाएगा सिंपली कि 4a इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है ना। आपको बच्चों क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन स्क्वायर में मूव कर रहे हैं, इस पे बोहर मॉडल अप्लाई करो, तो बताओ क्या कंडीशन आएगी। राइट। दूसरे वाला केस बच्चों बहुत अच्छा है। इसको अपने किसी पुराने चैप्टर के साथ रिलेट करके देखो। हाँ सोचो, आई एम गिविंग यू टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दो वॉल्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। हाँ मुस्कान ठीक है। आकाश ठीक है। वेरी गुड। रीशु ठीक है। आर्यन ठीक है। रिलेट करो बच्चों पुराने चैप्टर के साथ। तो इससे बच्चों क्या केस बन जाएगा। दिस इज लाइक अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स।
तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी? लैम्डा इज 2L/n। ठीक है, यहाँ 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, ये ध्यान रखना। एक बार बताना है 2 का क्यों आया? मतलब यहाँ पे जो वेव बनेगी वो इस तरीके से बन सकती है, मतलब ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको नोड्स बनना पड़ेगा। मतलब हमने वही लिखा ना कि जैसे यहाँ पे इसका मतलब है 2L इज इक्वल टू एन लैम्डा, हाँ तो इससे जरूरी है कि लास्ट वाले पॉइंट्स नोड्स ही बने। मतलब हाँ, मैं मतलब इसमें ये तीन वही। वेज पुट कर सकता हूँ, डेट नहीं डेट टाइप सी आ जाए वो पूरे। नहीं नहीं, कंडीशन ये है, यहाँ पे इस केस में क्या बन जाएगी, मैं इसीलिए कह रहा था कि पुराने कंसेप्ट से रिलेट करो, कि ये वाले दोनों पॉइंट्स को नोड्स बनना पड़ेगा। मतलब ये वाला पॉइंट एंटी नोड नहीं बन सकता। अगर मैं बोलूँ 2L इज इक्वल टू 3 लैम्डा है तो कैसे बनाएंगे? इसमें बना के दिखा दो एक बार। वो बनेगा ही नहीं, अगर आप जो कह रहे हो उस केस में तो ये हो जाएगा कि दीवार के ऊपर पीक आ जाएगी, तो दीवार के वही ऊपर तो, जीरो। हमारे एक्सप्रेशन से तो वो आ रहा है ना कि n कुछ भी हो सकता है, 2L इज इक्वल टू 3 डाल दूं अगर मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ कंडीशन ही आपकी ये नहीं लगेगी, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ बस ये दो दीवारों के बीच में वेव बना दो। आपको एक्स्ट्रा ये कहना पड़ेगा इस केस में कि जो दीवार के दो एंड्स हैं वहां पे नोड्स बनेंगे। तो n की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कायदे से, n की वैल्यू लैम्डा की सारी वैल्यू 0 1 2 रिस्ट्रिक्ट 3 हो ऐसे नहीं हो जाएगी। सकती। हाँ, या वैसे कह लो, n की हाँ। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एन तो इस मतलब एक्सप्रेशन यहाँ में तो पे एन कुछ भी हो जाएगा ना, लैम्डा की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो गई। लैम्डा बनेगा ही इस तरीके का कि सच दैट जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो नोड्स बन जाएंगे। लेकिन v स्पीड हमें दी हुई है ना, लैम्डा को तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। लैम्डा तो हमारे पास एक v के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी होगा वो है, तो हम तो डिफाइन n पे करेंगे ना सारी कंडीशंस कि n कितना हो सकता है। नहीं, बट जो आपकी सिचुएशन है, जो गिवन रीजन है, वहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसी बनेगी वो तो उस रीजन पे डिपेंडेंट होगा ना। मैं समझा नहीं लास्ट वाली बात। कोई तो सर आपके पास एक मतलब अगर हमें v फिक्स कर दिया गया है तो हमारे पास लैम्डा तो फिक्स ही हो गया ना एक तरीके से इस क्वेश्चन की लिमिट में। नहीं, हम जितने क्वेश्चंस हैं हम इन सब में लैम्डा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ना, कि भाई लैम्डा किस टाइप का होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन में क्या ज्योमेट्री है। हमने तो यहाँ पे r पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि सिर्फ वही r पॉसिबल है जहाँ पे जो स्पीड है उसकी उस लैम्डा के मुताबिक इंटेग्रल आ जाए कुछ उसका। यहाँ पे तो हमने पाथ पे लगाई है रिस्ट्रिक्शन की, पाथ ही वही नहीं 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 पॉसिबल नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप वेव पे कंडीशन लगा रहे हो कि डी ब्रॉगली वेव कैसी बनेगी, आप उसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हो। हम इससे पाथ नहीं डिफाइन करते। मतलब हमने तो ये पढ़ा था कि हम हम ये कहते ऐसी हैं, कंडीशन है समझो, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन है। हम ये कहते हैं कि जो भी कोई फिजिकल सिचुएशन है, जैसी भी ज्योमेट्री है उस सिचुएशन की, राइट, कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन स्लिट से निकल रहा है, या जैसे अब मैंने यहाँ बना दिए केसेस, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन किन किन जगह पे मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होती जाएगी, हाँ जी। राइट। तो विच मीन्स कि उसके हिसाब से जो जो भी वेव एक्सप्रेशन है वो चेंज होएगा, जी। है ना। तो हम वेव एक्सप्रेशन को कह रहे हैं कि वो ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वेलोसिटी है तो बस लैम्डा फिक्स हो गया, हम्म। सीधा सीधा कि कोई भी लैम्डा हो जाएगा फिर।
वो सिचुएशन की ज्योमेट्री पे तो डिपेंड करेगा ही। तो इस क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि जो 2L है वो n लैम्डा होना चाहिए। हाँ तो अगर मैं ये बोलता हूँ L जो है वो n लैम्डा होना चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर L कोई n लैम्डा है तो 2L भी तो n लैम्डा होगा ही। नहीं नहीं नहीं, फर्क है ना। मतलब n वो n नहीं रहेगा, n डैश लैम्डा होगा ही, मतलब हमें ये पूरा ही कहना रहेगा है, उसमें। मतलब आप ये सोचो, हमें ये कहना है कि ये आप एक्चुअली मैं 11th का ही कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ कि याद करो कि दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। ये जैसे मैंने तो ये जो वेव बनाई है 1 = 2 के लिए बनाई है, 1 के लिए नहीं। अ, तो दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है ना। हाँ जी। तो हमें क्या कहना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो λ/2 के मल्टीपल्स में आएगा, जो एल डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे हमारे को, हमने ज्योमेट्री वाइज एक एडिशनल कंस्ट्रेंट लगा दिया ना कि भाई वो दो दीवारें हैं, हाँ जी। तो वो उन दो दीवारों पे नोड्स बनने पड़ेंगे। जी। तो फिर हमने उसमें नोड्स वाली कंडीशन लगाई कि नोड्स की कंडीशन अगर λ/2 डिस्टेंस होता है तो उसका इंटीग्रल हाँ हाँ, मल्टीपल होना चाहिए, ताकि अगर एक जगह नोड है दूसरे पे भी नोड हो। यस यस। ठीक। ठीक है, ये आपको ख्याल होगा, ये मैंने बिल्कुल वो सिचुएशन उठाई है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, क्लास 11th हार्मोनिक्स जो हम पढ़ते होते हैं वेव्स में। हाँ जी। ठीक है ना। मतलब ये इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि उसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट है। तो n+0.5 लैम्डा बोलना ठीक है। ना, वो भी तो वो भी तो n λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल ही हो गया ना, n+0.5 लैम्डा से 1+0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा, तो वो भी तो वही हो गया 3 लैम्डा/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। एक मिनट। मेरे को तभी डाउट आया था, मैंने लिखा था वो फिर गलत हुआ फिर। एक मिनट, आपने करेगा MBL = अच्छा ठीक है, वो तो बस आपके केस में N0 से शुरू हो जाएगा, हाँ जी। है ना। जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है उसमें N1 से शुरू होगा। हाँ ठीक जी। है। वो एक ही ठीक। बात है। हाँ बच्चों, ये केस समझ आया। बोलो भाई। मतलब हमने सीधा सीधा क्या कंडीशन लगाई है कि दोनों एंड्स पे नोड्स बनने चाहिए। मतलब दोनों एंड्स पे नोड्स कैसे बनेंगे? अगर जो डिस्टेंस होगा वो λ/2 के मल्टीपल्स में होगा। आदित्य ने जो बोला वो इग्नोर कर दो बच्चों, उससे कंफ्यूज मत हो। ठीक है, हमने इसको मतलब सीधा सीधा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड से कंपेयर किया। ठीक है बच्चों। बच्चों ये वाले कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी सो फार कभी आए नहीं नीट में। अ, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कि बोहर्स मॉडल में हम किस तरीके से, अगर एक एटम लेते हैं तो उसके हम वेलोसिटी रेडियस
एटसेट्रा वाले एक्सप्रेशंस डिराइव कर सकते हैं। तो हम मानते हैं बच्चों इस टाइप की सिचुएशन जहां पे एक न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज Zd, तो उससे कोई Rn डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई Vn। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, राइट। ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगी बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ये कौन से वाली फोर्स है? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया फोर्स से? फोर्स K Q1 Q2 by R, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E हो गया, तो ये क्या बन गया? K Zd इंटू E अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। ये बच्चों मैंने क्या यूज किया? सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कर दिया। आपको ख्याल होगा यही सेम चीज हम ग्रेविटेशन में भी करते हैं। हाँ, ये सारे केमिस्ट्री वाले बिल्कुल सेम एक्सप्रेशंस हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था तो आपको नहीं पता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। दूसरी कंडीशन बच्चों जो हमने ऊपर लिखी ली कि mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, राइट। तो अब बच्चों अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करें, उससे बच्चों आप मेरे को v और r के एक्सप्रेशंस बताओ क्या बनेंगे। देखो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में एक Rn तो कट ही गया, उस Rn को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो वहां पे Vn इंटू Rn की वैल्यू नीचे से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक Vn बच जाएगा ना, बस उसकी सीधा वैल्यू निकल आई। निकालो फटाफट सारे। तो बच्चों आपका Vn ये आ जाएगा 2 पाई k ZE स्क्वायर अपॉन NH, जो कि एक तरह से Z बाय N के प्रोपोर्शनल हो गया। इसमें अगर हम बच्चों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू C अपॉन 137 इंटू Z बाय N मीटर पर सेकेंड। C स्पीड ऑफ लाइट। तो हम देख सकते हैं मतलब काफी ज्यादा स्पीड है इलेक्ट्रॉन की। और लाइकवाइज बच्चों दूसरा एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z इंटू 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बच्चों n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल है, और इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बन जाता है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। तो अब बच्चों केमिस्ट्री में अपना काम चल जाता था कि हम कहते थे कि बस ये प्रोपोर्शनैलिटी याद रख लो कि z बाय n या n स्क्वायर बाय z, राइट। फिजिक्स में आपको
ये पूरे एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए, या मतलब ऊपर से डिराइव कर लो, वो 1 सेकंड लगता है डिराइव करने में, बिकॉज यू कैन गेट क्वेश्चंस लाइक कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया तो बताओ उसकी ऑर्बिट को क्या होगा, रेडियस को, या मास डबल कर दिया तो बताओ उसकी वेलोसिटी को क्या होगा, या चार्ज को चेंज कर दिया फिर क्या होगा। तो ये तो इन एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है ना कि किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। कुछ तो समझ आया? तो ये एक्सप्रेशंस हमारे को आने चाहिए। यहां से बच्चों हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बन गई 12 mv²। तो बस v याद होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो याद ही हो जाएगा कि 12 mv² है ना। तो वो अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें तो इट टर्न्स आउट टू बी 13.6 Z²/n² इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली बच्चों अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में पुट करें KQ1Q2/R, तो ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में टर्म्स सारी एक जैसी हैं, पावर्स वगैरह, सिर्फ उनकी मतलब आगे वाले कांस्टेंट में एक फर्क है बस। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है -27.2 Z²/n²। तो if we add these two, we get total energy, which we can see is negative of kinetic energy and half of potential energy. तो ये बन जाएगी -13.6 Z²/n²। ये एक्सप्रेशन भी बच्चों आपको याद होगा, आपने किया हुआ है केमिस्ट्री में, है ना, टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल वाला। और यही सेम एक्सप्रेशन ग्रेविटेशन में भी था, है ना। टोटल एनर्जी को बच्चों हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं एज -RCH Z²/n²। ठीक है, तो उससे मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R क्या आ जाएगा, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एज रिडबर्ग कांस्टेंट। मैं बच्चों थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा कुछ आपने किया हुआ है एग्जैक्टली ऐसे ही केमिस्ट्री में, है ना। तो अगेन बच्चों आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ऑल्दो गिवन होती है क्वेश्चंस में। और आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे मैंने पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज डबल कर दिया, मास डबल कर दिया, तो बताओ रिडबर्ग कांस्टेंट को क्या होगा, है ना। या स्पीड ऑफ लाइट, की स्पीड ऑफ लाइट डबल हो गई तो क्या होगा। या बच्चों मीडियम चेंज हो गया, सोचो आपको कहा जाए इमेजिनरी सिचुएशन कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई और मीडियम है, तो क्या होगा। वो एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा ना।
सी नहीं चेंज होगा बच्चों? आप ये नहीं कहोगे कि मीडियम चेंज होगा तो सी चेंज हो जाएगा? सी तो एक कांस्टेंट ही है। यहाँ कौन सा कोई लाइट ट्रैवल कर रही है एसटी में कि हमने लाइट की वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है? हमने तो वैसे ही फॉर्मूला को सी की टर्म्स में बना दिया है। ठीक है बच्चों, इसका हाँ एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा। वो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, राइट? ये डिनोमिनेटर में एच क्यूब है। तो ये बच्चों एग्जांपल ट्राई करो कि मान लो जो फोर्स है वो मतलब आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो वी एन आर एन और टोटल एनर्जी निकालो।
कर रहे हो बच्चों? हाँ, और कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन चेंज किया हमने।
देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, हम लिख देंगे के डैश Q1 Q2 बाय R³ इज इक्वल टू MV² बाय R। और दूसरा वो तो सेम ही रहेगा, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये N लगा दो सबके साथ। इससे क्या बन जाएगा भाई, ये तो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी सा आ गया ना। वो कट ही गया। इससे तो सेंस नहीं बनी बचा। आ, इसको कुछ और कर दो, लेट्स से 2.5 कर दो। अब करो। अब सॉल्व तो हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इस साइड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये क्या बन गया, VN/RN² क्या बन गया, N²H² अपॉन 4 पाई² M²। राइट, तो यहाँ से RN क्या बन गया बचाओ, N4H4 अपॉन 16 पाई 4 M²K'²। Q1 Q2 को हम पुट कर देंगे E और Z। Z²E⁴। देखो बच्चों, ये समझ आ रहा है कैसे आया। बच्चों समझ आया।
राइट, वो मैथमेटिकली टर्म्स हो गई बहुत सारी, बट एनीवेज कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपको। तो यहां से अब आप Vn निकाल सकते हो, राइट, और Vn से फिर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? Vn निकल आया बच्चों, के ई निकल आया हाफ एम वी स्क्वायर से। नहीं, यही ध्यान रखना है बच्चों। यू कैन नॉट अप्लाई कि टोटल एनर्जी को माइनस काइनेटिक एनर्जी कर दो, या पोटेंशियल एनर्जी को -2 टाइम्स के ई कर दो। वो बच्चों सिर्फ तब लग सकता है जब स्टैंडर्ड बोहर मॉडल था, जब फोर्स आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, आप इस केस में वो नहीं यूज कर सकते थे, फिर क्या करना पड़ेगा? हाउ विल यू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी? इंटीग्रेशन करके। ये वाला एक्सप्रेशन जिससे बेसिक डेरिवेशन आती है। याद है बच्चों, इसी एक्सप्रेशन से निकाली थी ना हमने पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बच्चों कुछ। तो इससे क्या बनेगा? अगर आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आर की पावर -5/2 है। वो इंटीग्रेट करके क्या बनेगी? आदित्य, अब समझ आया क्यों तुम बार बार लिख रहे थे और मैं नहीं रिप्लाई कर रहा था? तो पुराना भी गलत था, उसमें भी तो आगे 2 का फैक्टर आएगा। बच्चों समझ आया ये? ठीक है, मतलब देखो ऑब्वियसली इतना लंबा एक क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कोई एक पार्ट तो आ ही सकता है ना ऐसा। और कई बारी इस तरीके से आ जाता है इन द प्रीवियस क्वेश्चन करके। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ये वाला पार्ट मुश्किल था, यू वाला। बट बाकी तो सिंपल ही है, वी और आर, वी और के ई वाला तो।
एक बार ये अपने से जरूर करके देखना इसको, ठीक है। मतलब मेन तो बस ये याद रखना है कि कुछ अगर चेंज भी कर दिया तो जो दो कंडीशंस हैं बेसिक, कि फोर्स को mv² r से इक्वेट कर दिया, और दूसरा mvr इक्वल टू nh/2 पाई, ये वाली जो दो कंडीशंस है ना, ये अप्लाई करनी आनी चाहिए बस। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे बेस आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी। चलो ओके बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो है अपना डी पार्ट, वो करना है होमवर्क में। ओके, ये कर लेना पक्का, क्योंकि आगे वाला पार्ट इसी से लिंक्ड है पूरा। ये मतलब एटॉमिक आपका अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। जो न्यूक्लियर है वो पार्ट आधे घंटे का है। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय।